वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। मंडे टू सैटरडे ये शो आपका चलता है जिसमें मैं विपुल त्रिपाठी लेकर आता हूँ 4 सवाल और जिसमें चर्चा करता हूँ ऐसी 40 बातों पर जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, संभावित हैं। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। मैं रोजाना आपसे बताता हूँ कि मैं आपसे मांग रहा हूँ 60 से 70 मिनट इंडियन पॉलिटी के लिए। सुबह 7 बजे 20 मिनट शो 24 घंटे में आप कभी भी देखिए, और शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत शो। अगर आप ये दोनों देखते हैं, 20 मिनट शो लक्ष्मीकांत शो दोनों आप देखते हैं, शाम वाली क्लास थ्योरी क्लास है, ये क्लास आपकी प्रश्नों की क्लास है, तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, बीईओ की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मंडे टू सैटरडे आपकी शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत की क्लास चलती है, एम लक्ष्मीकांत थ्योरी क्लास, इसी यूट्यूब चैनल पर। वो भी आप देखा करिए। अगर पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और दूसरा 20 मिनट शो आपका चलता है मंडे टू सैटरडे 7 बजे सुबह। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव कराता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, यानी कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, यदि आप इलेक्शन की बात करें तो मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा। किसी भी लोकतंत्र में, यानी किसी भी डेमोक्रेसी में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है ना। लोकतंत्र का ये अनिवार्य लक्षण होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यदि आपको लालच दे दिया जाए, आपको शराब पिला दी जाए, आपको डर दिखा दिया जाए, है ना, एक साड़ी 500 रुपया दे दिया जाए और इसमें आप प्रभावित होकर वोट कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र की छवि धूमिल कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, लोकतंत्र में कंपलसरी है। इसीलिए बाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा सुरक्षा देते हुए ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जाता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका अदा करें। और यही कारण है कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान में किए गए और 324 के तहत निर्वाचन आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, जो कि भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव कंडक्ट कराती है। लेकिन 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 यदि आप लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट का गठन स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 के 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान के बीच है। 243 से लेकर 243 ओ तक के जो प्रोविजन है वो संविधान के भाग 9 में है और इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एड ऑन किया गया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग जो आपका है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग ये अनुच्छेद 243 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जो कि सिंगल मेंबर बॉडी, एकल सदस्यीय निकाय है। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और ये बॉडी एक संवैधानिक बॉडी के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराती है। लेकिन किसका? लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय सरकार का। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराता है। फिर से सुनिए, भारतीय निर्वाचन आयोग लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराता है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन कराता है? लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो दो का दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ट्रैप जो बनता है यही बनता है
कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव क्या भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है? नहीं। तो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव का संचालन, निर्देशन, इवन मतदाता सूची से रिलेटेड भी सवाल आ जाता है कि वोटर लिस्ट कौन तैयार करेगा लोकल गवर्नमेंट के लिए? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार करेगा। विधानसभा, लोकसभा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को तैयार करेगा। क्लियर बात? चलिए आगे आते हैं। ये आर्टिकल से रिलेटेड सवाल है। लिखा हुआ है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान। तो आर्टिकल 163, 164, 168, 170, तो इससे रिलेटेड जो इन आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 163 कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके प्रमुख कौन होंगे? जिसके हेड मुख्यमंत्री होंगे, यानी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। और ये मंत्री परिषद किसको सलाह देगी? राज्यपाल को। और ऐसा काम जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है, विवेक उसका बेटा नहीं है, जानते हैं ना? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर करना है। ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है, उसको छोड़कर, फिर से सुनिए, ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है उसको छोड़कर बाकी सभी कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। यानी प्रांतों में राज्यपाल नाम मात्र की भूमिका निभाएगा, वास्तविक भूमिका मंत्रिपरिषद निभाएगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। 164 क्या कह रहा है? 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बताता है कि सीएम की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, अन्य मंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री वह व्यक्ति बनता है जो बहुमत दल का नेता हो, यानी ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे मेजोरिटी मिलती है, ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे बहुमत मिलता है। कहाँ बहुमत मिलता है? कहाँ पर बहुमत मिलता है? विधानसभा में। उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं। ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे बहुमत मिलता है, उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, उसे बहुमत दल का नेता कहते हैं। और बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री जिसे जिसे कहता है उसे अन्य मंत्री बनाया जाता है। 164। 168 कह रहा है, राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है कि देयर शैल बी ए स्टेट लेजिस्लेचर, एक राज्य विधानमंडल होगा जो किससे किससे मिलकर बनेगा? जहां एक सदन है वहां गवर्नर प्लस विधानसभा से मिलकर बनेगा, जहां दो सदन है वहां गवर्नर प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बनेगा। जहां एक सदन है वहां गवर्नर प्लस विधानसभा से मिलकर बनेगा, जहां दो सदन है वहां गवर्नर प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बनेगा। 168 राज्य विधानमंडल की बात करता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। कौन? आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 169 राज्य विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की बात करता है। इससे रिलेटेड सवाल मैंने कल आपको कराया था। ठीक है। 170 राज्य विधानसभा की संरचना यानी स्टेट लेजिस्लेचर की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 170। ठीक है। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा 163। बीच में एक आर्टिकल बचा 165 जो कि महाधिवक्ता को डील करता है, इसकी नियुक्ति और योग्यता को बताता है। नेक्स्ट पर आते हैं भाई। लिखा हुआ है, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएटेड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? देखिए, क्या है कि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों एक ही थे। अनुच्छेद 338 के तहत एससी कमीशन, एसटी कमीशन दोनों एक में था। लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दोनों अलग हो गए। आर्टिकल 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग, और आर्टिकल 338 ए के तहत नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। एससी कमीशन में भी कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एसटी कमीशन यानी अनुसूचित जनजाति आयोग में भी एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति
अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल इनका सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। अनुसूचित जातियों के कल्याण, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा, इनके अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी सिफारिश ये अनुसूचित जाति आयोग करता है। और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग कार्य करता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। दोनों आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं? राष्ट्रपति को। एक बात और समझ लीजिएगा यहीं पर, तो अनुच्छेद 338 बी ये भी बाद में जोड़ा गया। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड कमीशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 338, 338 ए, 338 बी के तहत। ये दोनों अलग हुए 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे मिली। सवाल पर आइए। 86वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है सबसे पहला, तो 86वें संविधान संशोधन से 21 जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन से 45 में मॉडिफिकेशन हुआ। 86वें संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी 11वीं जोड़ी गई, जो कि ये तीनों शिक्षा से संबंधित आर्टिकल्स हैं। 89वें संविधान संशोधन जो इसका उत्तर है, इससे आपको एसटी कमीशन बना 338A, और एससी और एसटी कमीशन अलग हुआ। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की संख्या को लिमिटेड करता है, यानी मंत्रिपरिषद की जो संख्या है केंद्र में, वो लोकसभा के केंद्र में मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी प्रधानमंत्री को मिलाकर, और राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, और निम्नतम 12% नहीं 12 से कम नहीं होगी। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन इज रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय को भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है? कौन सी ऐसी कोर्ट है, कौन से ऐसे न्यायालय हैं जिसको भारत देश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कोर्ट में अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज नोन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इंडिया? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक अदालत, और बी और सी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब समझते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा न्यायालय जिसके जजमेंट महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं और उनके जजमेंट को शाश्वत स्मृति में, इटर्नल मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, क्योंकि वो एज अ लॉ वर्क करते हैं, साक्ष्य के तौर पर, नज़ीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, प्रेसिडेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इसीलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट के जजमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। भारत देश में आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है, और आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है। और ऐसे न्यायालय जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट होते हैं उन्हें कंटेम्प्ट के मामले में, कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना के मामले में इन्हें दंडित करने की शक्ति होती है, यानी अवमानना के मामले में ये पनिश कर सकते हैं, अवमानना के मामले में ये दंडित भी कर सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। यानी पनिशमेंट की पावर भी ऐसे न्यायालयों को होती है। किस मामले में? कंटेम्प्ट के मामले में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका लिखा हुआ जिला न्यायालय के पास क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट की शक्ति है? जी नहीं। उच्च न्यायालय के पास है 215 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास है 129 के तहत। ठीक है। लोक अदालत जी नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, खुद आप सोचिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट की पावर न मिले तो इनके जजमेंट को कौन मानेगा? जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट की पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्ट की पावर मिली। तो कंटेम्प्ट की पावर मिली तो ऐसे में अगर कोई नहीं मानेगा तो उसे पनिश कर सकते हैं ना। कंटेम्प्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल, एक क्रिमिनल। सिविल यानी जब आप न्यायालय के जजमेंट को नहीं मानते तो सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल, न्यायालय के कार्य में बाधा पैदा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। इन दोनों मामले में कोर्ट आपको पनिश कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है, या दोनों कर सकती है। क्लियर है बात? तो आई होप आप इन 4 सवालों के साथ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपने समझी होंगी जो ज़रूरी हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाइयों,
आप एक बात और समझिए, यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस समय हमारे यहाँ एक सेल चल रही है जिसका नाम है रैंक बूस्टर सेल, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट, पूरा पूरा। लेकिन उसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा, VL Live। VL Live कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में, चाहे प्री का, चाहे मेंस का, चाहे आप कोई फाउंडेशन कोर्स में इनरोल करते हैं। कोड देखो आपको स्क्रीन पे भी नीचे लिख रहा होगा कि ये कोड लगाना है। 9289996923 पर कॉल कर लीजिएगा, वहाँ मेरा नाम बताइएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, हर अध्यापक का कोड है भाई। अब आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है कि आप किसका कोड अप्लाई करें। ठीक है, ये मेरा है, ऐसे ही सबका है, ऐसे योगी सर का है, ऐसे विवेक सर का है, सबका ऐसे ही कोड है। जिसकी इच्छा हो आप उसका कोड लगा सकते हैं। तो ये अपना फाउंडेशन बैच, इसका मतलब ये है कि इसमें प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। और प्री मेंस के लिए 1100 प्लस घंटे का आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, 4 साल की वैलिडिटी होती है इसमें। एक फाउंडेशन कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, एक प्री का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, एक मेंस का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है, एक एनसीईआरटी का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है। साथ साथ आपको किताबें आपके घर जाती हैं। ठीक है, मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड होती है। तो इस बैच में यदि आप इनरोल करना चाहते हैं तो कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए जाइए आप studyIQ.com पर। इस तरह से आप studyIQ.com पर जब जाएंगे तो पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करिए स्टेट पीसीएस, फिर क्लिक करिए उत्तर प्रदेश। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आरंभ 19 पे जाइए। यहाँ जाने के बाद आप क्लिक करिए बाई नाउ पे। बाई नाउ पे क्लिक करिए, कोड लगाइए। यहाँ आप जाके बैचेज के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, यानी बैचेज के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, है ना। जो नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है उस नंबर पर यदि आप कॉल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट काउंसलिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर प्रदेश पे जाना है। ठीक, ये देखिए, अब उत्तर प्रदेश पे पहुंचे नहीं, जम्मू कश्मीर पहुंच जा रहे थे, रोज हम कश्मीर पहुंचते हैं। तो उत्तर प्रदेश पे जाइए, ये यहाँ डाउनलोड करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाई नाउ पे जाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे, आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही मेरे भाई, यदि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप जुड़ जाएंगे अगर, तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कुछ आपका सुझाव है या कुछ आपकी कंप्लेन है तो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। साथ साथ शेड्यूल देख लीजिए कि हमारे यहाँ यूट्यूब पर जो शेड्यूल चलता है उसमें सुबह 8 बजे योगेंद्र सर, 10 बजे विवेक सर और हिस्ट्री के सुमित सर 9 बजे आते हैं। और मेरी जो 2 क्लासेज होती हैं वो आप जानते ही हैं कि सुबह 7 बजे 20 मिनट्स हो और शाम को 8 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लासेज होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। नमस्कार।